Hello everyone, welcome to this video. In this video, we're going to learn about variation. So let's start with some concept and then we try to hit certain question. So variation mainly तीन टाइप का रहता है जिसमें सबसे पहला आता है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या रहता है। अभी डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, लेट्स से दो क्वांटिटी है A एंड B जो कि डायरेक्टली वेरी करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको लिखते कैसे है। देखो, अगर कोई डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो उसको हम A प्रोपोर्शनल टू B लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर A की क्वांटिटी बढ़ेगी तो साथ में B की भी बढ़ेगी, एंड अगर A की क्वांटिटी कम होगी तो B की क्वांटिटी भी कम होगी। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। दूसरा जो रहता है वो इनडायरेक्ट रहता है। अभी इनडायरेक्ट में इससे उल्टा रहता है। लेट्स से अगर A और B इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। इस केस में होगा क्या, अगर A बढ़ रहा है तो B मेरा कम होगा, और अगर A कम हो रहा है तो B मेरा बढ़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने रियल लाइफ पे देखे होंगे। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आपका स्पीड कम कर रहे हो तो टाइम आपका बढ़ेगा। सिमिलरली लेट्स से कि आपके पास एक फिक्स टाइम है, लेट्स से 1 आवर। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप 1 आवर में डिस्टेंस तो कवर करोगे, वो ज़्यादा होगा, और अगर आपकी स्पीड आप कम करोगे तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में वो भी कम होगा। सो ऐसे आप उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी देख सकते हो। एंड अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करूं, तो अगर आपको ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है तो आप उसके लिए कुछ अजम्पशन ले सकते हो। जैसे कि आई नो कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अगर मुझे इसको इक्वल टू लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इनटू B। आई डोंट नो वो क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, A प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ B। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू के बाई बी। अभी यहाँ पे भी के क्या होगा वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, बट एवरी टाइम आपको वो इक्वेशन सॉल्व करके के ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो सिनेरियो दे दिए, वन सीन और दूसरा सीन, जिसमें आपके पास वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ढूंढे बिना ही उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a1 बाई a2 इज b1 बाई b2। सो A1 A2 क्या रहेगा, आपका जो फर्स्ट इंसिडेंट है उसकी वैल्यू रहेगी, B1 B2 आपके सेकंड इंसिडेंट की वैल्यू रहेगी। अभी इनवर्स में उसका उल्टा होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B2 बाई B1 होगा। अगर आप ये तरीका जानते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बहुत कम हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन। So the cost of apple varies directly with the amount of kilogram bought. If 3 kg apple cost 150, what will 8 kg of apple cost? Okay, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली एज पर योर अमाउंट दैट यू बाय। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो C1 बाई C2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। और अगर आपका कॉस्ट जो पहले था वो 150 रुपीज था जब आपने 3 kg बाय किया, अभी आपको कॉस्ट C2 ढूंढनी है जब आप 8 kg बाय करते हो। सो बड़ा सिंपल हो जाएगा, इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसलिए 8 वहां चला जाएगा, 150 यहाँ पे आएगा, 3 से इसको डिवाइड करके ये आ गया आपका आंसर 400 रुपीज, ठीक है। पर्पस हमारा ये है कि हमको ये समझना है कि अगर कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे नहीं। हमारा मेन पर्पस है कि हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें जिससे हमको इक्वेशन फॉर्म करने में आसानी रहेगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी अगर हमने इक्वेशन सही से बनाया है तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी के लिए है। जैसे कि टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क वेरीज इनवर्सली विद द नंबर ऑफ वर्क्स। इफ 5 वर्कर्स can complete the task in 12 days, now your question is that how many days it will take if you have 8 workers। okay, so यहाँ पे inversely proportional है, worker एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप उसको कैसे लिखोगे, W1 बाई W2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। अभी देखो, फर्स्ट इंसिडेंट की वैल्यू अभी यहाँ पे आ गई। फर्स्ट इंसिडेंट में 5 बंदे थे और उन्होंने मिलके 12 दिन लिए। सेकेंड इंसिडेंट में आपको बोल दिया है कि 8 वर्कर हैं और आपको ढूंढना है कि उनको टाइम कितना लगेगा। अब जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो इसके लिए मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 8, ये आएगा फॉर 7.5 डेज आ गया, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर
कोई भी दो क्वांटिटी ए एंड बी वेरी करती है डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली, तो आपको उसकी इक्वेशन कैसे बनाना है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of the cylinder varies jointly as a square of its radius and its height. Okay, if volume is 440 centimeter cube when the radius is 2 centimeter and height is 11 centimeter, find the volume when the radius is 4 centimeter and height is 22 centimeter. Okay, so ये जो क्वेश्चन है वो जॉइंट वेरिएशन का है। जैसे कि वॉल्यूम जो आपका है, आप यहाँ पे आपको बता दिया कि वॉल्यूम इज वेरिंग विथ रेडियस स्क्वायर एंड हाइट। अभी अगर आपको इक्वालिटी पे लेके जाना हो तो आप ऐसे लिखोगे। अभी आपके पास फर्स्ट इंटरनेट में वॉल्यूम वन आर वन एच वन सभी है तो आप के ढूंढ सकते हो। बट मैंने आपको कहा था अगर आपके पास दो इंसिडेंट के वैल्यूज दिए गए हैं तो आपको के ढूंढने की जरूरत नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि वी वन बाई वी टू जो आपका रहेगा वो आर वन स्क्वायर एच वन बाई आर टू स्क्वायर एच टू रहेगा। आर वन क्या था हमारा, टू स्क्वायर, एच वन 11 है और ये है हमारा फोर स्क्वायर और ये 22। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो आपका V1 था, V1 भी आपके पास है 440, V2 आपको निकालना है, ये वैल्यू होगी 4 इंटू 11 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 16 इंटू 22। इसको हम सॉल्व कर देंगे। जब हम ये V2 सॉल्व करेंगे तब आपको 440 इंटू 8 करना है। नंबर क्या आएगा, 3520 आएगा। ओके, ओके कूल। ऐसे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। Aman's monthly bike expense are partially fixed and partially vary with number of kilometers he rides. If he rides 100 km, his total expense is 3500, and if he rides 200 km, the total expense becomes 4200. So what will be the total expense if he rides 250? Okay. देखो, इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स दिखा देता हूँ। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, आपके जो टोटल एक्सपेंस है वो उसने बोल दिया कि कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस है एंड देन कुछ वेरिएबल एक्सपेंस है। अभी वेरिएबल एक्सपेंस किस पर्टिकुलर कांस्टेंट से वेरी हो रहा होगा। टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वो किलोमीटर्स कितना आप राइड करते हो उससे वो वेरी कर रहा है। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा कि उसका टोटल कॉस्ट था 3500, उसने कुछ फिक्स कॉस्ट लिया, ये कांस्टेंट आपको ढूंढना है और आपको पता है उसने 100 किलोमीटर राइड की। सेकंड में आपको पता है कि उसका टोटल कॉस्ट 4200 था, फिक्स कॉस्ट कुछ रही होगी, ये कांस्टेंट आपको पता नहीं है, और इस बार उसने 200। अभी अगर ये इक्वेशन में ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, एफ तो निकल जाएगा और के जो आपका रहेगा वो निकल के आ जाएगा 7। अब ये इक्वेशन में से के आप अगर इसमें से किसी में डालोगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया के 7 को, ये हो जाएगा मेरा 700 और यहाँ पे मैं 700 माइनस कर दूंगा तो एफ मेरा हो जाएगा 2800। अभी आप ये इक्वेशन से आप के एफ और आपका जो थर्ड इंसिडेंट का किलोमीटर का वैल्यू है 250, वो अगर आप डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट इसका एक जो सॉल्यूशन इजी मेथड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 100 राइट करने पे उसको पे करना पड़ा 3500, 200 राइड करने पे उसको पे करना पड़ा 4200। अभी आपको जानना है कि 250 राइड करेगा तब वो बंदा कितना देगा। अभी देखो, जब उसने 100 किलोमीटर ज्यादा किया तब उसको 700 ज्यादा देना पड़ा। तो अगर वो 50 किलोमीटर और ज्यादा करेगा तो उसको कितना ज्यादा देना पड़ेगा, उसका आधा, क्योंकि ये 50 100 का आधा है तो ये 350 700 का आधा उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर यही 350 में यहीं पे जोड़ लेता हूँ तो ये मुझे देगा 4550। ऐसे आप शॉर्टकट ट्रिक से भी आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स ट्राई टू हिट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the ratio of monthly income of A and B is 4:3. The ratio of the monthly expenditure is 5:4. If A saves one fourth of his monthly income, find the ratio of the monthly saving. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी हम एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है बट सिंपल अजम्पशन से आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से कि लेट मी चेंज द कलर। ए एंड जो बी है, ये बंदा 4x अर्न कर रहा है, ये बंदा 3x अर्न कर रहा है। अभी हमको बोला क्या है कि ए सेव्स वन फोर्थ, अगर वो वन फोर्थ सेव कर रहा है तो एक्सपेंस कितना करेगा, एक्सपेंस थ्री फोर्थ करेगा। तो इसका थ्री फोर्थ क्या होगा, इसका थ्री फोर्थ होगा एक्स, सॉरी 3x होगा इसका।
अभी एक्सपेंडिचर की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हमको दी गई है कि वो जो है वो 5/4 है इन दोनों के बीच के। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर्स को कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर ये नंबर 5 का मल्टीपल होता और ये 3 का होता तो काम आसान हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरे नंबर्स हैं उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो लेट्स से कि ये अभी 4x नहीं है, ये हो गया आपका 20x, ये 3x नहीं है, ये हो गया अभी 15x। अभी इसमें से इसने 5x यूज कर लिया, सॉरी नॉट 5x, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x इसने यूज कर लिया। सो अभी इसने बचा लिया है 5x। सो सेम यहीं से 4 इंटू 3 हो जाएगा। सो ये उसने 12x यूज किया और 3x उसने सेव कर लिया। ठीक है, आपको पूछा गया है सेविंग का रेशियो क्या है, इसने 5x सेव किया, इसने 3x सेव किया। सो आपका रेशियो आ गया 5/3। अभी एक अल्टरनेट मेथड भी है इसको सॉल्व करने की, वो देखते हैं। लेट्स से कि रादर देन मैं इतना सब कुछ करूँ, अगर मैं कुछ कंपेरेबल नंबर्स ले लेता हूँ जिससे मैं उसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि इनकम का रेशियो तो 4/3 है। लेट्स से कुछ इजी नंबर ले लेते हैं, अजम्पशन कि इस ये बंदा 40 अर्न कर रहा है, ये बंदा 30 रुपीज अर्न कर रहा है। अभी इसने क्या किया, उसका 3/4 तो एक्सपेंस कर दिया। सो 3/4 एक्सपेंस कर रहा है, मतलब वो 30 एक्सपेंस कर रहा है और ये बंदा 10 सेव कर रहा है। अभी इसका जो एक्सपेंस है और इसका एक्सपेंस के बीच में मेरे पास रेशियो है जो कि है 5/4। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये 5 इंटू 6 करने पे मुझे 30 मिलेगा, तो यहाँ पे भी 4 इंटू 6 करने पे एक्सपेंस की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 24। सो अगर 30 में से 24 एक्सपेंस कर दिया तो उसने सेव कितना किया, 6 सेव किया। तो इसका सेविंग जो था वो था 10 रुपीज और इसका सेविंग था 6। सो ये आ गया 10/6 जो कि है 5/2। सो आपका सेम आंसर आ गया, सॉरी 5/3, 5/3। सो ये आपका सेम आंसर आ गया। सो ऐसे आप नंबर्स के अजम्पशन लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए जो मेथड मैंने आपको पहले सिखाई थी हम वो मेथड भी यूज कर सकते हैं और इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हैं A to B, B to C, C to D और D to E के बीच के रेशियो बता दिया है और आपको पूछा है कि A to E का रेशियो क्या हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जो मेथड हम लेते हैं वो हम लेते हैं, जैसे कि A to B, B to C, C to D एंड D to E हमको पता है। A से B क्या है हमारा 3/5 है एंड B to C जो है हमारा वो 10/9 है एंड देन C to D जो मेरा है वो 6/7 है और D to E मेरा 14/11 है, जो पहले हमने आपको मेथड बताया था लास्ट वीडियो में। उस हिसाब से हमको क्या करना है, जो ब्लैंक्स है उसको ये सारी वैल्यूज से फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5/5/5 चला गया, ये 9/9 यहाँ पे चला गया, ये 7 यहाँ पे आएगा। अभी ये नंबर उस साइड चला जाएगा, ये 14/14/14, यहाँ पे भी 6/6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अभी आपको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन करना है एंड देन आप उसको पूरा कॉमन फैक्टर्स रिमूव करोगे तो आपको पूरा रेशियो मिल जाएगा। बट हम इतना सब कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं करेंगे क्योंकि देखो हमको तो सिर्फ A E ढूंढना है ना। सो सबका क्यों करना है, और इसमें से पहले से ही मैं कॉमन फैक्टर्स को रिमूव कर देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप एज अभी के लिए जब आपको पूरा ढूंढना नहीं है तब आप इस पूरे सबको इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। लेट्स से अभी इसमें से जो कॉमन फैक्टर मैं रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, मैंने इससे 2 को निकाल दिया। अभी यहाँ पे 3 इंटू 3 है, यहाँ पे भी मेरे पास 3 है, तो ये 3 को हम यहाँ पे निकाल दे, अब 2 बचा। अभी ये 7 है, 7 को यहाँ से निकाल देता हूँ, वापस से भी 2 बचेगा। अभी और कुछ है, हाँ ये 3 और ये 3 भी तो निकल जाएगा। सो यहाँ से तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए है ही क्या, यहाँ पे तो 1 सब जगह पे 1 1 1 है, 1 1 और सबको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 बचेगा और यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। तो आपको A से 11 मतलब A से E का मिल रहा है 8 11, ये रहा आपका आंसर। दूसरा एक मेथड आप ये यूज कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से आपको A/E ढूंढना है। ए का वैल्यू लेट्स से ए है और आप ई को कैसे भी ए के फॉर्म में लेके आओ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको वो तो पता है नहीं एट प्रेजेंट, बट आपको ये पता है कि D/E जो आपका है वो है 14/11। अगर मैं ई को डी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, यस। ई को डी के फॉर्म में लिखना हो तो 11/14 डी लिख सकता हूँ। वैसे ही मैं फिर डी को सी के फॉर्म में लिखूंगा, सी को बी के फॉर्म में लिखूंगा, बी को ए के फॉर्म में लिखूंगा तो ए में कैंसिल कर पाऊंगा। सो आप अगर देखोगे तो ये उल्टा जा रहा है उसका, सॉरी ये रहा, हाँ ये उसका उल्टा जाता है, तो हम वही यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। जैसे कि ये होगा आपका 11/14, देन ये जो था आपका 6/7 था तो ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। देन आपका 10/9 था तो यहाँ पे 9/10 हो जाएगा।
और लास्ट में आपका 5/3 बचा जाएगा। सो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सो ये 7 से कटा 2, ये 5 से भी कटा 2, देन ये 9 से इसका भी 3 कट जाएगा और इसका कटेगा तो 2। सो ये रहा 11/8 जो कि डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाएगा। सो ये आपका 8/11 दे देगा। ये एक दूसरा मेथड था, आप इससे भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स ट्राई टू हिट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, there are 20 students in a class, which of the following cannot be the ratio of the number of boys and number of girls in the class? Okay, so ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शन से ही ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन वैलिड नहीं है, कौन सा मतलब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि आप जो भी आपके रेशियो है उसके डायरेक्ट मल्टीपल में आपका बॉयज या गर्ल्स आना चाहिए, या तो टोटल आना चाहिए। कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आप फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते कि इस क्लास में 12.5 बॉयज, ऐसा नहीं सकता। 12 बॉयज या तो 13 बॉयज है। So जैसे कि आप देखोगे, so rather than checking each and every boys and girls, you can directly check the total, which is more easier. जैसे इसका जो सम है वो 8 है, so 8 आपका जो 80 जो आपका टोटल काउंट है उसके मल्टीपल का ही है। so 8 से आप 80 लेके जा सकते हो। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे जो है वो 16 है। so आप इन सभी से ये लेके जा सकते हो, बट आपका ये 17 आएगा। so आप 17 से कभी भी 80 लेके नहीं जा सकते, उसमें आपका आंसर आएगा फ्रैक्शन में, जो कि वैलिड नहीं होगा। सो आपका यही आंसर है कि this can't be the ratio in which boys and girls are there. So pretty simple one. Let's go to the next one. So in this question, two numbers are in ratio of 4 and 7, and if we add 6 to each of them, the new ratio is 5 so we need to find the original numbers. Okay, so we can solve this question by forming equation. I know that these numbers are in the ratio of 4 and 7, and I'm adding 6 to the both side, so my new ratio is coming as a 5 Let me solve this equation. 8 into 4 will be 32x, plus this will be 48, and this will be 35x plus 30. So then my 3x will be 18. So my x is coming out to be 6. Okay. So now I know that my first number is 4x. So it must be 24. So this is the only option with that. So this is the correct answer. Let's move to the next question. Okay, four numbers are in the ratio of 2 gem, 3 gem, 4 gem, 5 if the sum of the square of these numbers is 864. Find the numbers. Okay, so we can assume that our number are 2x, 3x, 4x and 5x, and what they're telling is sum of the square. So if I take square for all of them and add them together, then this number will be 864. Okay, so let's try to do this. This will be 4x square plus 9x square plus 16x square plus 25x square. Okay, so 9 and 6 is 25, 25 will be 50, and 50 and 4, this will be 54x square is 864. Let's try to solve this. 54, let's put it here. This can be difficult, so let me try to break this thing, and let's try with 6, and it will be by 1, and will remain 2, 2, 6, with 4, and then again with 4. Okay, then I can do this. Okay, 16. So if x square is 16, then x would be, plus or minus 4. But over here, we need these numbers. So they are in ratio of 2 gem, 3 gem, 4 gem, 5. So even I do the first one at 4 into 2, 8. There's only one option starting from 8. So this is your correct answer. Okay, thank you so much for watching this. In next video, we'll start the practice questions for this particular topic of ratio and variation. So if you like this video, please appreciate it, subscribe my channel and watch the complete series for very structured way of mastering Quant in the CAT exam. Thank you so much.